चलिए, तो इस समय हम यूनिट नंबर सेकंड धारा विद्युत की है ना, तो कंटिन्यू किए हुए हैं और उस क्रम में हम हैं कि इस समय अपन ओम्स लॉ है ना स्टडी कर रहे हैं। उससे पहले जो भी बिंदु हमारे सामने आए थे कि धारा एक्चुअल में इस चैप्टर में धारा का क्या मकसद होता है या धारा का क्या फिनोमिना है, किस तरीके से हम चालकों में धारा के प्रवाह को अपन समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं ना, एक तरीके से उसको बताने की कोशिश करी गई थी और उसमें आपको बिल्कुल विजुलाइज करवाया गया था कि हम चालकों के अंदर धारा किस तरीके से प्रवाहित होती है उसको समझ सकें, उसको जान सकें। ठीक है, हमने इनिशियल डिस्कशन में ये भी समझा कि जब अपन चालकों में विद्युत क्षेत्र अप्लाई नहीं करते हैं उस केस में हम चालकों में धारा की कल्पना ना ही करें। ठीक है ना, अगर अपन विद्युत क्षेत्र अप्लाई ना करें तो चालकों में आप धारा की कल्पना आप ना करें। ठीक है, कारण यह है कि हम वैसे समझते हैं कि उष्मीय ऊर्जा से जो चालक होते हैं है ना, चालक का मतलब जो भी धातुएं आपके पास हैं उन धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते रहते हैं वो अति तीव्र चाल लगभग 10 टू द पावर 5 मीटर प्रति सेकंड अति तीव्र चाल से क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है ना, लेकिन उनकी ये गति रैंडम होती है, क्या होती है, यादृच्छिक होती है। ठीक है ना, यानी वेग का जो औसत आता है टोटल वो क्या आता है, 0 आता है ना, यानी वेग का मान तो समान रहता है लेकिन इनकी दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो वेग का जो औसत आता है वो क्या होता है, 0 आता है। तो अगर वेग का औसत 0 हुआ इसका मतलब धारा की उत्पत्ति संभव नहीं है। बात तो तब बनती है जब आप विद्युत क्षेत्र क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा था विद्युत क्षेत्र लगाना, सेल लगाना, विभवांतर आरोपित करना, है ना, सबका मानी क्या है, एक ही है। ठीक है ना, सबका मानी एक ही। तो अगर हमने कहा विद्युत क्षेत्र को अप्लाई करते हैं तो फिर चालकों में आप धारा की कल्पना करें, तब आप ये समझें। हमने उसमें ये जाना कि जब अपन विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, धनायन से अन्य इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, टकराते हैं, टकरा करके अपनी ऊर्जा खो देते हैं। कुछ समय के लिए वो उसमें ऊर्जा से क्या करते हैं, गति करते हैं, विद्युत क्षेत्र उनको फिर त्वरित करता है, फिर इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ बढ़ते हैं ऋण से धन की तरफ। ठीक है ना, और फिर टकराते हैं, फिर ऊर्जा खोते हैं, फिर उनको विद्युत क्षेत्र प्रेरित करता है, फिर टकराते हैं, फिर ऊर्जा खोते हैं। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में बढ़ता है तो धारा बिल्कुल क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धारा बिल्कुल आपके सामने उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हमने आपको विजुलाइज करवाया था कि आप कि अगर आपको विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा को विजुलाइज करना है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा क्यों उत्पन्न नहीं होती किसी चालकों में। ठीक है ना, इसे जो कॉपर है, एल्यूमिनियम है या फिर जो लोहा है, आयरन है, ठीक है, उसमें इस तरीके से आपको करंट नहीं लगता है ना, बिकॉज क्योंकि हम वहां पर समझते हैं कि इसमें जो उसमें ऊर्जा से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति तो कर रहे हैं लेकिन उनकी गति क्या है, रैंडम यादृच्छिक है, औसत वेग 0 आता है, इसलिए उनमें धारा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, लेकिन अब हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर देते हैं तो वहां पर केस क्या हो जाता है, अब एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो धारा की बिल्कुल उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब हमने कहा था कि अगर इसको आपको विजुलाइज करना है कि आप एक बड़े मैदान में क्या कर दीजिए, बड़े मैदान में आंखों पर पट्टी एक ग्रुप बना लीजिए ना, और आंखों पर उनको क्या बांध दीजिए, पट्टी बांध दीजिए ना, और उनको पूरा मैदान सबसे पहले दिखा दीजिए, दिखाने के बाद आंखों पर क्या बांध दीजिए, पट्टी बांध दीजिए। ठीक है, और उनको चलने के लिए कहिए तो वे क्या करेंगे, वे चलेंगे। अब भले ही उनका वेग क्या हो, एक समान होती है ना, टकराने से बचने के लिए दूसरे को क्या कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, दूसरे से लड़ करके चिल्ला सकते हैं। लेकिन अब देखोगे उन बच्चों को जो समूह होगा वो कोई इधर जा रहा होगा तो कोई इधर जा रहा होगा, तो कोई आगे तो कोई पीछे, तो कोई बाएं तो कोई दाएं, है ना, टोटल ओवरऑल वेग का औसत निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में आप बिल्कुल इसकी कल्पना इससे आप बिल्कुल कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में धारा की उत्पत्ति बिल्कुल संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो गति होती है यादृच्छिक होती है, रैंडम होती है। ठीक है ना, अनियमित होती है, क्या होती है, अनियमित होती है, यानी सारा बच्चों का समूह एक निश्चित दिशा में बढ़ता हुआ आपको दिखाई नहीं देता, यानी इस केस में धारा की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, अब हमने कहा था विद्युत क्षेत्र आप लगाइए तो उसकी कल्पना आप वहां से करिए कि एक चोटी पर आप बच्चों का समूह जो है समूह आप बना लीजिए। ठीक है ना, एक चोटी पे, है ना, और उस चोटी पर आप बच्चों को दिखा दीजिए। ठीक है ना,
क्या है कैसे, ठीक है। अब उनकी आंखों पर पट्टी बांध दीजिए और उनसे कहिए चलने के लिए, ठीक है ना। तो जब वो चलेंगे तो उनका हर कदम बड़ा सोच समझ के होगा, ठीक है ना, यानी हर कदम बड़ा सोच समझ के होगा कि इनका एक कदम अगर थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो जान भी उनकी क्या है, जा सकती है पूरी तरीके से, ठीक है ना। तो उन बच्चों का समूह आपको बड़ा धीरे धीरे एक निश्चित दिशा में बढ़ता हुआ आपको क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है ना। हर कदम बड़ा फूक फूक करके होगा, ठीक है ना। चालकों में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की बिल्कुल दिशा बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपको चोटी पर खड़े बच्चों का समूह का होता है, ठीक है ना। उनको जब चलने के लगे तो बिल्कुल वैसे ही चलते हैं। या फिर हमने कहा था कि हेवी ड्रिंक किए हुए व्यक्ति को आप बिल्कुल क्या कर लीजिए, देख लीजिए, वही स्थिति बिल्कुल क्या होती है, चालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, है ना। अब देखें हैवी ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति जो होता है वो चलता है, लड़खड़ाता है, गिरता है, गिरने के बाद फिर संभलता है, उसको लगता है कि अलग जा रहे हैं, फिर वो अपनी दिशा बदलता है, ठीक है ना। फिर वो अपनी अब यानी फिर गिरता है, फिर संभलता है, फिर चलता है, ठीक है ना। लेकिन अब वो क्या है, मकसद ये है कि अब वो बढ़ रहा है किस तरफ, एक निश्चित दिशा की तरफ, अपने घर की तरफ वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। और फाइनली वो एक ऐसी स्थिति जब आएगी तो अपने घर को क्या करेगा, पहुंचेगा, भले ही उसकी स्पीड क्या हो, बहुत कम हो, है ना। और वही सिचुएशन बिल्कुल चालकों में होती है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो गति होती है वो 10⁻³ से 10⁻⁴ होती है, यानी अति कम, है ना, अति कम गति, है ना, यानी बहुत कम गति से वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चलते हैं, ठीक है ना। यानी आप बढ़ तो रहे निश्चित दिशा में, यानी धारा बिल्कुल आपके सामने क्या है, उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है ना। तो चालकों में धारा चालन, इसका फिनोमिना मैंने समझाने की कोशिश करी थी, और ये आप इसको विजुअलाइज भी करें और पूरा इसको जानने की कोशिश करें, दिमाग में इसको बिठाएं और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि चालकों में कुछ ऐसा हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से चल रहे होंगे, ठीक है ना। लास्ट सेशन हमारा ओम का नियम का चल रहा था और हमने ओम का नियम स्टार्ट कर दिए थे। इसको अपन ओम्स ओम्स लॉ को बोलते हैं अपन, ठीक है। हमने कहा था ओम्स लॉ क्या होता है, ये कंडीशनल लॉ है। कैसा लॉ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ओम का नियम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वो इस दृष्टि से आपको बता दिया जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है ना। वो एक लाइन से वहां पर आपको बता दिया जाएगा कि ओम का नियम क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, हमने कहा सबसे पहली चीज ये कंडीशनल लॉ है। क्या है कंडीशनल लॉ है, क्या क्या चीज यहां पर कांस्टेंट ओम ने मानी हुई है, ठीक है। तो एक तो क्या माना है कि जो आपके सामने चालक है, चालक की लंबाई क्या लिया इन्होंने, चालक की लंबाई, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a, और आपके सामने ताप, क्या ताप को भी इन्होंने क्या माना, कांस्टेंट माना, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने खुद पदार्थ क्या हो, नियत हो, खुद क्या नियत हो, खुद पदार्थ क्या हो, आदि क्या हो, नियत हो, ये क्या हो, नियत हो। तो चालक के सिरों पर विभवांतर, चालक में प्रवाहित धारा आई के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल आपके पास आई हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से आप अपने समझते हैं कि जब अपन कांस्टेंट हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या आता है, नियतांक आता है ना। तो यहां पर जो नियतांक है बी बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक आता है आर, है ना, क्या आता है आर। इसको अपन सही से लिखते हैं, बी बराबर क्या लिखते हैं, आई आर। इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओम का नियम बोलते हैं, ठीक है ना। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, जहां पर आर क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे क्या बोलते हैं, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। और ये पदार्थ का मूलभूत गुण है, ये पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुण है क्या, आर। यानी कोई भी धातु है ना, उसके अंदर आर होगा ही होगा, आर क्या है, आर होगा ही होगा, क्योंकि ये पदार्थ का क्या है, मूलभूत गुण है, ठीक है। चलो, अब हमने कहा इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है, वो इसलिए इस लाइन से अभी बिल्कुल हमको पता चल जाएगा क्यों ये नियम इंपॉर्टेंट नहीं है। चालक ओम के नियम का आंशिक रूप से ही पालन करते हैं। चालक क्या है, चालक ओम के नियम का आंशिक रूप से पालन करते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि जो कुचालक हैं, जो अर्धचालक हैं, जो मिश्र धातुएं हैं, वो ओम के नियम का तो पालन करते ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब ओम का नियम चालक खुद क्या करता है, उनके नियम का आंशिक रूप से पालन करता है, तो आप खुद ही समझ लें इसका इंपोर्टेंस यही से क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि चालक खुद ओम के नियम का क्या करते हैं, आंशिक रूप से पालन करते हैं ना। तो आप इसके बारे में ज्यादा जोर ना लगाएं कि ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ओम का नियम बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। वो इसलिए कि चालक खुद ओम के नियम का क्या करते हैं, आंशिक रूप से ही पालन करते हैं, ठीक है।
फिर हम ये समझ रहे हैं कि प्रतिरोध को ओम ने इंट्रोड्यूस करवाया है, यानी प्रतिरोध की बिगिनिंग कहां से होती है? ओम के नियम से। प्रतिरोध को किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ओम ने करवाया, ठीक है ना। ओम ने प्रतिरोध को इंट्रोड्यूस करवाया है, इसीलिए कोई भी आपके सामने युक्ति है, कोई भी युक्ति है, ठीक है, अगर हम प्रतिरोध जानेंगे तो वो ओम के नियम से ही जानेंगे। कोई भी युक्ति हो, है ना, चालक हो, कुचालक हो, अर्धचालक, कुछ भी हो, अगर हमें प्रतिरोध जानना है तो हम किससे जानेंगे? ओम के नियम से। ये इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंस ये हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें कुछ भी हो, ठीक है ना, हमें प्रतिरोध चाहिए तो हम किससे जानेंगे? ओम के नियम से जानेंगे। तो ये थोड़ा सा ओम के नियम का इंपॉर्टेंस हो जाएगा, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चालक खुद ओम के नियम का क्या करते हैं? आंशिक रूप से ही पालन करते हैं, इसी से इसकी महत्वता खत्म हो जाती है ना, ओम के नियम के, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक कंटिन्यू कर लिया था। अगला बिंदु हम देखते हैं प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम के नियम का क्या देखते हैं? प्रूफ अपन क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। क्या है? नहीं, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से, है ना। इससे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से अपन ओम के नियम की उत्पत्ति को क्या करते हैं? देखते हैं, ठीक है। अब तक हम ये जान ही चुके हैं कि धारा का बेसिक क्या है? I इक्वल टू NEA BD, ये धारा का बेसिक है। और हमने ये भी पढ़ चुके हैं कि J इक्वल टू I बाई ए भी अपन पढ़ चुके हैं ना। J बराबर क्या होता है? या J जो धारा घनत्व होता है वो J बराबर क्या होता है? धारा घनत्व की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ, तो हम वही तो कह रहे हैं। J बराबर हमने क्या पढ़ लिया है? J बराबर I बाई ए अपन ने क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। एक और रिलेशन अपन ने पढ़ा है, वो रिलेशन क्या है? जो शुरू में हमने BD पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग हमने क्या पढ़ा है? हाँ, याद रखें ई बटे एम, है ना। तो रिलेशन आपको सामने आने चाहिए एक तरफ से, ठीक है। ये आई बराबर, ये जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट हमको आना चाहिए कि आई बराबर यानी ये बीडी, है ना। यानी धारा और अनुगमन वेग में क्या रिलेशन है, तो आपको सीधे आना चाहिए आई बराबर यानी ये बीडी होता है हमारे पास, ठीक है। और जो हमारे सामने बीडी इक्वल टू होता है स्मॉल ई, जो कि इलेक्ट्रॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन बराबर से विद्युत क्षेत्र है, एन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और ये टाउ क्या है? ये टॉर्क क्या है? हाँ, ये माध्य संघट्ट काल आपके पास हो जाता है, ठीक है। चलो, तो अब हम इसकी क्या करते हैं? कंटिन्यूइंग करते हैं, और इसके कंटिन्यूइंग हम यहीं से करते हैं। धारा के बेसिक से ही स्टार्ट है ना, धारा के बेसिक से ही क्या करते हैं? इसके कंटिन्यूइंग कर देते हैं ना। चलो, आई बराबर क्या होता है? NEA VD। चलो, VD की वैल्यू आप जानते हैं, पुट कर दो। आई बराबर NEA VD, यहाँ पे क्या लिखोगे? बटे, और ये क्या हो जाएगा? टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए स्क्वायर ए, है ना, और आपके सामने क्या हो जाएगा? बटे एम, है ना, और ये आपके सामने क्या हो जाएगा? टॉर्क और इनटू ए। ध्यान से, ठीक है ना, हर चीज को बड़े तरीके से आप लिखें। आई बराबर कोई छूट नहीं रहा है, एन ए स्क्वायर हो गया, ए हो गया, बटे एम हो गया, है ना, और ये टॉर्क हो गया आपके सामने, इनटू, सारा कुछ कंप्लीट है। चलो, अब हमने लास्ट सेशन जब चालकों में धारा चालन पढ़ा तो हमने एक डायग्राम बनाया, है ना। हमने कहा कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हमने क्या लिया? जब हमने जो चालक था कैसा था? बेलनाकार था। दो अनुप्रस्थ काट थे आपके सामने, क्या था? ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वहां पर था, ठीक है। और जो हमने चालक लिया था, चालक की लंबाई क्या लिया था? एल लिया था। चालक की लंबाई क्या लिया था? एल लिया था, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र आपके पास क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र, है ना, क्योंकि एल को आप वहां से क्या करें? जो चालक की लंबाई है एल की जगह पे आप डी लिख दें। क्या लिखते हैं? एल की जगह पे आप डी लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो आपके सामने E इक्वल टू क्या होता है?
वी बाई आपके सामने इज इक्वल टू वी बाई एल अपन लिख लेते हैं ना, वी बाई क्या लिख लेते हैं, वी बाई एल अपन लिख लेते हैं, ठीक है ना, या इज इक्वल टू वी बाई डी भी अपन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पर हम इसको क्या करें, चेक करें, ठीक है। आई बराबर ये हो जाएगा, एल को आप क्या ट्रीट करें, एल को डी से भी आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एल का मतलब क्या लिख सकते हो आप, डी भी लिख सकते हो, ये इक्वल टू वी बाई डी भी होता है, क्या होता है, वी बाई डी। तो आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, डी भी है ना, ये एक ही तरीके से हो जाएगा ना, बटे ना लिखो, एल या डी आप लिख लो, कोई में से तो कोई है, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, एन ई स्क्वायर क्या है, ए बटे एम टॉर्क, और इसकी जगह पे क्या लिखोगे, वी बाई हम क्या लिख लेते हैं, एल लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो क्या करें, हमें ओम का नियम चाहिए, हमें क्या चाहिए, वो टारगेट आप ध्यान में रखें। चलो आई बाई क्या लिख लो, वी को नीचे उतार लो, है ना, आई बाई वी इज इक्वल टू क्या लिखो, एन ई स्क्वायर ए बटे क्या हो जाएगा, एम इंटू ये क्या है, एल है, और इंटू क्या है, ध्यान से, है ना, तो क्या के साथ, ठीक है। चलो क्या करते हैं, क्योंकि v बराबर आई आर होता है, तो r बराबर क्या होता है, v बाई आई होता है, तो ये तो i बाई v है, तो जब इसको पलटोगे तो इस साइड भी पलटोगे, ठीक है ना, तो दोनों तरफ पलट लो, यानी v बाई क्या लिखोगे, i, तो इस साइड भी पलट लो, है ना, तो क्या लिखोगे, ml अपान ml, है ना, ml अपान एन स्क्वायर ए, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टॉर्क बटे, है ना, ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, बटे में टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। चलो तो दोनों को अपन ने क्या कर दिया, लिख दिया, ठीक है। तो अब ये पूरी चीज अब यहां पर देखो, यम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक, ई क्या है, ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, कांस्टेंट है। आप देखें यम कांस्टेंट, यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना, है ना, ई आपके पास क्या है, ये दोनों कांस्टेंट, ठीक है। चलो बचा क्या, एल एन ए, चार चीजें बची, छह चीजों में दो चीज तो क्या है, कांस्टेंट है। अब जरा आप सोचें, जब आप ओम का नियम पढ़ रहे थे तो हमने ओम का नियम कहा था कंडीशनल लो है, क्या है, कंडीशनल लो है, क्या क्या चीज कांस्टेंट थी ओम के नियम में, चालक की लंबाई एल, क्षेत्रफल ए, ताप, तो है ना, ये श्रांति काल, यहां ताप से समझे, इसको कैसे समझे, ताप से, ठीक है, और खुद पदार्थ, एन का मतलब क्या, पदार्थ की प्रकृति से मतलब है, इनका मतलब है ना, तो खुद पदार्थ क्या है, कांस्टेंट है। तो ओम का नियम यही तो कहता है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इसका मतलब ये पूरी चीज क्या है, नियतांक है, ये पूरी चीज क्या है, नियतांक, यानी v, है ना, यानी अब इस चीज को आप क्या लिखोगे, m, ध्यान से, ml बटे n ई स्क्वायर a, और ये टॉर्क इज इक्वल टू ये क्या है, नियतांक, है ना, क्या है, और यहां पर ये नियतांक क्या है, यहां पर ये नियतांक r है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, v अपान क्या लिखोगे, i, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ml बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ बराबर नियतांक, है ना, नियतांक, और ये किसके बराबर है, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है, यानी v अपान आई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अब आर लिखोगे, ठीक है ना, और यहां से फाइनली v बराबर क्या लिखोगे, ये ओम का नियम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से अपन ने इसका प्रूफ करा, ठीक है। अब यहाँ विशेष चीज आपको याद रखना है कि R बराबर क्या है, R बराबर क्या है, ml अपान ये R है आपके पास, ठीक है। तो ये चीज अभी यानी अब प्रतिरोध स्टार्ट हो गया है ना, ओम के नियम ने किसका इंट्रोडक्शन दे दिया है, प्रतिरोध का। यदि प्रतिरोध की इतनी वेराइटी है बुक में, ठीक है ना, मतलब हैरान हो जाओगे अभी कितनी गजब की वैरायटी दिखेगी ना, और किसी बिंदु में इतनी वैरायटी नहीं दिखेगी जितनी प्रतिरोध में वैरायटी दिखने को मिलती है, ठीक है। अभी देखना प्रतिरोध के कितने गजब तरीके से फॉर्मूले एक एक करके आते हैं, ठीक है। तो एक तो प्रतिरोध का ये रूप आपको देखने को मिल रहा है,
एक प्रतिरोध का रोध क्या देखने को मिल रहा है, V बाई आई का देखने को मिल रहा है। अब इसकी वैरायटी देखना, कितनी गजब की वैरायटी होगी प्रतिरोध की, ठीक है। चलो इसको नोट करें। तो ये ओम का नियम का क्या है, सॉरी प्रतिरोध का क्या है, जो आपके ओम का नियम है उसका क्या है, प्रूफ है, ठीक है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से आप देखें तो इस तरीके से इसको प्रूफ करें। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 24, ये माइनस का 24 है ना, ये प्लस ये माइनस गुणा होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या लिखोगे 42 बराबर ये माइनस का क्या है 28, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा होकर के माइनस हो जाएगा, ठीक है। बटे क्या हो जाएगा 42, 24 माइनस 24 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, है ना, बटे 42, और ये भी कितना हो जाएगा 48 बटे 42, देख लो बराबर आ रहा है ना। हो गया है तुम्हारा, और कितना लगा है, लगा लिए सब लगा लिए हो, ये पूरा हो गया। चलो तो ट्रांसलेट लिखो, कल वाला चेक कराया तो देखें। पीटना का क्या जो है इंग्लिश होता है, बीट होता है, ये बीट की स्पेलिंग है, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो ये बीटन लिखे हो हैं, BEATEN होता है। We have not beaten to Rome, है ना, वो अपना काम समाप्त नहीं कर चुका है, is not finished his work। वो तरीके हैं, कहीं टू लगा लेना है तो कहीं ऑफ लग जाता है, ठीक है ना, ऐसे करके लगा लेना है। वे स्कूल नहीं जा चुके हैं, they have not gone to school। रवि पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, रवि इज नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड बोलते हैं उसको, ठीक है। मैं खाना नहीं बना चुका हूँ, आई हैव नॉट कुक्ड फूड, वो अपना काम नहीं कर चुकी है ना, ही हैज नॉट डन हिज वर्क, नहीं कर चुकी है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, कौन सा जेंडर का यूज करा जाएगा, तो यहाँ सी लिखोगे ना, तो सी इज नॉट डन हर वर्क, ऐसे, ठीक है ना। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, है ना। रमेश घास काट चुका है, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट नहीं होती है, कट ही होती है, कट 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 क्या होता है, कट ही होती है तीनों, ठीक है ना। रमेश इज कट द ग्रास, कट द ग्रास, है ना। चलो हम स्कूल नहीं पहुंच चुके हैं, वी हैव नॉट रीच्ड, रीच्ड स्कूल, है ना, वी हैव नॉट रीच्ड स्कूल। चलो लिखो, लिखो वे बोल सकते हो ना, लेकिन इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से, है ना। लिखो वे, कौन सा ये ओम का नियम, ओम का नियम सिलेबस में है ना, तो क्या जरूरत है, कुछ भी पूछ ले, जब सिलेबस में है तो कुछ पता नहीं है क्या पूछा जाए क्या ना पूछा जाए। देखो नहीं नहीं एसनो टाइप के लिखना है ना पहले। देखो क्या वे साइकिल चला चुके हैं, क्या वे साइकिल चला चुके हैं, क्या वे साइकिल चला चुके हैं, क्या हम अपना काम पूरा कर चुके हैं,
क्या हम अपना काम पूरा कर चुके हैं? क्या? उसमें हाँ 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 हाँ। धारा घनत्व था धारा क्या लिख सकते हो? हाँ हाँ इसमें अगर विभव दे दिया जाए तो ये एक दूसरे से टकराते हैं। हाँ हाँ टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में चलते हैं तो धारा की उत्पत्ति होती है। इसको लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिखो। अगला लिखो। क्या क्या राम अपनी पुस्तक पढ़ चुका है? इसमें सर ईच लगे हैं? इसमें ईच लगे कुछ लगे तो तुमको करना है ना। चलो पहले आगे अगला लिखो तो। लिखो लिखो क्या कविता क्या कविता भोजन पका चुकी है? देखो क्या रोहन बाजार जा चुका है? क्या रोहन बाजार जा चुका है? उनको चार्ट 4 ऐसे बोलो। लिखो क्या क्या रमेश पेड़ काट चुका है? देखो क्या अभय स्कूल जा चुका है? लाइट आ रहा है? देख रहा है लाइट बनने वाला। अगला बोलो इनको। क्या अध्यापक पढ़ा चुके हैं? क्या अभय अपना काम पूरा कर चुका है? चलो जाओ। चले तो ये हमारा क्या रहा है? राम के साथ है राम के साथ ही दिला करते। चले तो अब हम क्या देखते हैं। अब आर की वैरायटी देखो, यानी आर इनका इंट्रोडक्शन ओम ने क्या कर दिया है, दे दिया है ना। अब हमारा बिंदु क्या चलेगा, प्रतिरोध अब स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अब हम हेडिंग डाल देंगे प्रतिरोध, रेजिस्टेंस है ना, प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध के बहुत सारे पहलू, यानी हमने कहा कि गजब की वैरायटी है किसमें,
प्रतिरोध में है ना। प्रतिरोध की पहली वैरायटी आपने देख ही लिया, V बाई बराबर क्या, R। R का एक रूप और देखा आपने, क्या देखा बताइए। हाँ ये है ना, R की दो वैरायटी तो आपने देख ही लिया थी हाल ही में तुरंत, ठीक है ना। चले दो आपने देख लिया। अब क्या मतलब है इसका, प्रतिरोध का क्या मीनिंग है, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को या रुकावट को क्या कहते हैं, विद्युत। विद्युत लगाए या ना लगाए तो मैंने चल ही रहा है, चित्र कैसे चल रहा है, विद्युत चल ही रहा है ना, तो विद्युत लगाए ना लगाए उसको हटाओ, ठीक है। मेन तो क्या है, प्रतिरोध है। तो धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलते हैं, विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप हमने कहा था कि चालकों में धारा चालन से आप समझे, मतलब वही समझे है ना, टकराता है, टकरा करके यादृच्छिक गति करता है, फिर उसको विद्युत जो है क्षेत्र त्वरित करता है, फिर टकराता है, फिर ऊर्जा खोता है, फिर आगे की ओर बढ़ता है। ये क्या हो रहा है, ये बार बार वहां पर रुकावट आपको पैदा हो रही है ना, और वहीं पर आप ये समझे ये, और वही चीज क्या है, वही चीज यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध सिंपल सा होता है, क्या मतलब इसका, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, दो चीज तो कांस्टेंट ही है, दो चीज तो क्या है, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आर देखो किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये लाइन तो आप लिख सकते हो, धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, इसको लिखने जैसी कोई चीज है ही नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखो, आर किन किन चीजों पर निर्भर करता है, आर निम्न बातों पर निर्भर करता है, क्या है, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातों पर, देखो इस पर, आर जो चालक है, चालक की लंबाई पर, इस पर जो आपको दिख रहा है बस वही आप लिख दीजिए, ठीक है ना। किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एल के। चालक जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही ज्यादा होगा, अरे तार जितना ज्यादा लंबा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना, सिंपल सा। तो ये पहली चीज नंबर। दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है, किस पर, क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल का मतलब मोटाई बोल लो, क्या बोल लो, मोटाई के माने काट क्षेत्रफल, क्या, यानी हमने कहा था इस चैप्टर को पूरे चालक से मतलब नहीं है, इससे मतलब है काट क्षेत्रफल से, इससे काट क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल यानी आर यहां पर इसके प्रोपोर्शनल है, सॉरी रेसिप्रोकल है, क्या है, 1/a के क्या है, विद्युत क्रमानुपाती है, क्या है, विद्युत क्रमानुपाती, देख लो ना नीचे है, तो ये इसके क्या है, विद्युत क्रमानुपाती है, ठीक है। चलो अगली चीज, और किस पर डिपेंडेंसी इसकी, आर पदार्थ की प्रकृति, इस पर, पदार्थ की प्रकृति, ये क्या है, विद्युत क्रमानुपाती, आर 1/n है ना, पदार्थ की प्रकृति के क्या है, विद्युत क्रमानुपाती है, ठीक है। आप इसको समझने के लिए, ये तो आप समझ ही चुके हैं कि अगर एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर एरिया कम है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, वहां पर प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज, पदार्थ की प्रकृति पर आप समान लंबाई, समान काट क्षेत्रफल, हर चीज आप समान ले लो, ठीक है ना, समान लंबाई ले लो, समान काट क्षेत्रफल ले लो, ताप समान ले लो, सब कुछ समान ले लो। आप एक चांदी ले लीजिए और एक आप कॉपर ले लीजिए, चांदी का प्रतिरोध कॉपर के प्रतिरोध से कम होगा, सब कुछ समान, काट क्षेत्रफल समान, लंबाई समान, ताप समान, सब कुछ समान, लेकिन चांदी का प्रतिरोध क्या होता है, सबसे कम होता है, चांदी का प्रतिरोध कम होता है, किसके कंपेयर में, तांबे का भी कम होता है, लेकिन कॉपर का भी कम होता है, लेकिन चांदी का सबसे कम होता है। चांदी का क्या होता है, चांदी का प्रतिरोध, इसीलिए कहते हैं विद्युत की सबसे अच्छी चालक कौन है, चांदी। चांदी को सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें रुकावट नहीं है धारा में, धारा में यानी गजब तरीके से फ्लो करता है, ठीक है ना। घरों में आप कभी लगवाए बार और तो चांदी के लगवाए चांदी के बार लगवाए ना, देखिए उसमें धारा का लॉस नहीं होता है, धारा का लॉस नहीं होता है ना, और गजब तरीके से धारा क्या करते हैं, चांदी में फ्लो करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है,
ना के बराबर, बहुत कम होता है उसका प्रतिरोध। उसका प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो चांदी का प्रतिरोध, सब कुछ समान ले लो है ना, चांदी का प्रतिरोध होगा वो कम ही होगा आपके सामने, ठीक है। चलो तो आप अलग अलग तरीके से ले लें ना, और सबका प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा ही होगा। किसके कंपेयर में? चांदी के कंपेयर में, ठीक है ना। चलो तो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, और किस पर निर्भर करता है? ताप पर। किस पर? यहां पर आप ताप से समझे इसको। किससे समझे? ताप से। तो किस पे निर्भर करता है ये? ताप पर, है ना। ओम का नियम में जो लिखा गया वहां पर उसको, इसको क्या बोला जा रहा है? ताप। ओम के नियम में क्या बोला जा रहा है? इसको ताप बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। अब ताप पर आप कैसे समझ सकते हो? हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, तो बराबर क्या होता है? लैम्डा अपान VRMS होता है। आप टेम्परेचर बढ़ाते हो बड़े ध्यान से, है ना। टेम्परेचर क्या करते हो? टेम्परेचर बढ़ाया आपने, VRMS क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा, VRMS बढ़ता है। VRMS बढ़ता है तो टॉर्क घट जाता है, और टॉर्क अगर घट जाता है तो आर बढ़ जाता है। बड़े ध्यान से फिर देखो, हमने क्या कहा कि टेम्परेचर आप बढ़ाते हो, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर टॉर्क क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है तो VRMS बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ये देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, VRMS बढ़ेगा। VRMS बढ़ेगा तो टॉर्क बताओ क्या होगा? टॉर्क घटेगा, और टॉर्क घटेगा, ये देखो टॉर्क अगर घटा तो आर बताओ क्या होगा? व्युत्क्रमण है ना, आर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। यानी टेम्परेचर जब आप क्या करते हो? बढ़ाते हो, तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। एक बार फिर से बड़े ध्यान से, है ना, मतलब ये बड़ी डेप्थ वाली चीज है, ठीक है। हमने कहा टेम्परेचर आपने क्या करा? बढ़ाया, VRMS बढ़ा, VRMS बढ़ने से टॉर्क घटा। टॉर्क का टेम्परेचर, टॉर्क का संबंध किससे होता है? सीधे ताप से होता है ना। अरे ताप पढ़ चुके हैं, ताप से निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है टॉर्क, ठीक है ना, सीधे। हमने कहा कि ताप बढ़ाया, VRMS बढ़ा, VRMS बढ़ा तो टॉर्क घटा। क्या घटा? टॉर्क घटा, और टॉर्क घटा तो फिर आर बढ़ गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। याद रखें, है ना, नहीं सोचो कि घट जाता है। पूछो किसी से, जानकारी लो थोड़ी ना कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, प्रतिरोध घटता है कि बढ़ता है? तो प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो सारी चीज यहां पर आपको एक तरीके से सुनाई जा रही है, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आर आपके सामने, इसीलिए आर, अब आप देखें 1 से 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, तो समीकरण क्या लिखोगे? समीकरण 1 हुआ 2 से, आर क्या हो जाएगा? आर है आपके सामने एल अपान क्या हो जाएगा? अरे एल अपान क्या हो जाएगा? 1 हुआ 2 से, एल भाई यही तो हो जाएगा प्रोपोर्शनल। चलो तो अब प्रोपोर्शनल हटाइए तो क्या आएगा? कांस्टेंट आता है, तो क्या कांस्टेंट आएगा? रो एल भाई क्या हो जाएगा? ए। ये भी क्या है? यानी प्रतिरोध की वैरायटी आप देखो कितनी गजब की वैरायटी है। एक प्रतिरोध का रूप आपको ये भी दिख रहा है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर नोट कर दो, जो जो वैरायटी आपको दिखती है वो लिखते जाओ साथ साथ, है ना। तो आर देखो, यानी आर की वैरायटी और आपको दिख रही है, ठीक है। यानी कोई ऐसा बिंदु और नहीं होगा जितनी वैरायटी प्रतिरोध के पास, इतनी वैरायटी किसी के पास नहीं, ठीक है ना। बहुत गजब बिंदु है ये। तो एल बाई क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो प्रतिरोध का एक रूप आपके सामने, ये भी प्रतिरोध के कितने रूप दिखा दिए गए हैं? 3 रूप आपको दिखा दिए गए, ठीक है ना। एक रूप ये प्रतिरोध का, एक रूप प्रतिरोध का ये वाला, एक प्रतिरोध का ये रूप, ठीक है ना। जहां पर रो क्या है? रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। क्या है? या विशिष्ट प्रतिरोध। ये विशिष्ट, ये पदार्थ का मूलभूत गुण है। क्या है? देखो ये लाइन बड़ी गजब की है। पदार्थ का मूलभूत गुण है ये। किसका गुण है? पदार्थ का मूलभूत गुण है ना। इस लाइन को याद रखेंगे। अभी इस पे जब प्रश्न बनेंगे ना, तो अभी कुछ कहेंगे तो फिर तुम कुछ और बताओगे इसमें प्रश्न है, लेकिन अगर ये लाइन याद है कि जो रो है वो पदार्थ का क्या है? मूलभूत गुण है, ठीक है ना। मूलभूत गुण है क्या, और इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। जहां रो क्या है? समानुपाती नियतांक है। जहां रो क्या है? समानुपाती नियतांक है, जिसे पदार्थ की प्रतिरोधकता बोलते हैं ना, या इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है ना। तो यहां पर रो क्या है? प्रतिरोधकता। क्या है? या इसी का नाम क्या है? विशिष्ट, है ना। ये जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल वाले होते हैं ना, जो
नॉलेज रखते हैं ना प्रैक्टिकल वाले, पूछ लेते हैं कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताओ, प्रतिरोध और अंतर बताओ, ठीक है ना। तो ये एग्जाम में पूछा गया, मतलब एग्जाम पूछने का मतलब एग्जामिनर ने पूछा है क्वेश्चन, क्या अंतर होता है, ठीक है ना। उसको धीरे धीरे भी आइडिया लगेगा कि क्या अंतर होता है, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जहां पर रो क्या है, इसको रो से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, उसको किससे दिखाते हैं, आर से दिखाते हैं। देखो अंतर आपके सामने यही दिख रहा है, ठीक है ना। चलो, और इसके तो अंतर तमाम है। अंधेरा हो रहा है क्या, देख नहीं रहा है, कट गया था क्या, 40 मिनट हो गया। चलो, आर बराबर ये रो एल बाई क्या हो गया, ठीक है। चलो, तो अब इसको करें। अब रो को में क्या करना है, फाइनली इस विशिष्ट प्रतिरोध को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या हो जाएगा, इसका ऊपर भूल ही दिया, ये प्रतिरोधकता है। अब इसको हेडिंग लगा लें आप, क्या लगा लें, प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, ये बिंदु है अगला, ठीक है ना। तो अब कैसे निकालोगे इसको निकालोगे, रो इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आर इंटू ए बटे एल हो जाएगा हमारे सामने, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एल। यदि चालक बेलनाकार हो, यदि चालक क्या हो, ध्यान से, यदि चालक क्या हो, बेलनाकार हो, तो ए बराबर क्या लिखोगे, जो बेलनाकार चालक है उसकी त्रिज्या आर ले लो, तो ए बराबर क्या लिखोगे, ए बराबर काट क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, क्या लिखोगे, क्योंकि सवालों में ये काम करता है, सवालों में आपको लिखना पड़ता है ना। अगर चालक बेलनाकार है तो ए बराबर आप क्या लिखो, सीधे पाई आर, वहां पर आपको दिया जाता है ना, ए बराबर आपको क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। अब हमें तो किसको डिफाइन करना है, विशिष्ट प्रतिरोध रो को, ठीक है। तो आप क्या ले लो, यदि ए बराबर ले लो 1 मीटर, क्या ले लो, ए बराबर 1 मीटर ना ले लो, पहले एल बराबर ले लो, एल बराबर क्या ले लो, 1 मीटर, और ए बराबर ले लो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ठीक है ना। तो 1 मीटर लंबे, तो अब अच्छा आगे देखो, ये ऐसा कर लिया तो रो बराबर क्या हो जाएगा बताओ, रो बराबर आर इंटू 1/1, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा आर। अब इसको डिफाइन करो, कैसे डिफाइन करोगे, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं, उसके पदार्थ की, एक बार फिर सुनिए, हमने कहा 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल वाले, चौड़े नहीं है ना, तो हमने क्या बोला, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल वाले, ठीक है ना, चालक के प्रतिरोध को ही, चालक के प्रतिरोध को या चालक के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता है ना। या हमारे तरीके से बोलो, 1 मीटर लंबे व 1 मीटर स्क्वायर काट क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को उसके पदार्थ की क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, ठीक है ना। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बिंदु यहीं पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। ये तो यहां तक इसको आप रिवाइज करें, तो इसकी डेफिनेशन जरूर याद रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताओ क्या होता है, तो अंतर भी एक से आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से अपन कंटिन्यू फिनिश किया, कल नेक्स्ट सेशन अपन स्टार्ट करेंगे।